गहमा गहमी वाला रहने वाला है। नीट पेपर लीक के मुद्दे से लेकर बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष के तेवर गर्म रह सकते हैं। पटना में कल प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प और लाठीचार्ज का मामला भी गर्मा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए सत्ता पक्ष ने विस्तृत रणनीति बनाई है। मॉनसून सत्र के पहले दिन 83,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसकी विवरणी भी पेश की जाएगी। कुल मिलाकर सदन में आज हंगामे के आसार हैं। इससे पहले सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सरकार ने रिकॉर्ड 13 विधेयक सदन में पारित करा लिए हैं। इस सत्र में अब तक कुल विधेयक पारित हो चुके हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया था और जेपीएससी ऑफिस पर सीआईडी और रांची पुलिस ने छापेमारी की थी। इसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था और अब उनके इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है। साथ ही जेपीएससी मेंस सहित 9 परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं पूर्व एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी और पुलिस को छापेमारी के दौरान श्वेता गुप्ता के घर से भी कई दस्तावेज बरामद हुए थे। साथ ही पुलिस ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल को भी सील कर दिया है। तो देखिए रांची से बड़ी खबर, जहां 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया था। निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। निरंजन, जेपीएससी के साथ पर सवाल उठे लेकिन कार्रवाई भी हुई, क्या अपडेट आपके पास अभी? जेपीएससी की कार्यालय में जो सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी के बाद चेयरमैन ने मंगलवार देर शाम इस्तीफा दिया। अब राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद जेपीएससी की जो 9 परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा तत्काल कर दी गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा की जो परीक्षाएं थी 25 से 27 जुलाई की होनी थी, इसकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही थी। आयोग ने इसकी भी परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक परीक्षा नहीं बल्कि कई परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा, जो सितंबर में आयोजित होना था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सिविल सेवा परीक्षा है, उसका 103 पद था। वहीं अगर हम बात करें तो सिविल जज का था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का था, सहायक लोक अभियोजक का था, प्रोजेक्ट मैनेजर का था, सहायक लोक अभियोजक लिखित परीक्षा था, वायरल इंस्पेक्टर का था। कई पद ऐसे थे जो सितंबर माह में होना था और इसको लेकर के जेपीएससी पूरी तैयारी कर चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम कहें कि सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी के बाद कई अधिकारियों को भी, कई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए वो कहीं न कहीं टीडीपीएल से संबंधित है, जो उनके संबंध रहे हैं। चूंकि परीक्षा का जो आयोजन है वो एक एजेंसी कर रही थी और सवाल उठने लगे कि जिस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था वही एजेंसी झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं लगातार ले रही थी। सवाल यह भी उत्पन्न हो रहा है चूंकि वह बिहार में भी ब्लैक लिस्टेड है और कई राज्यों में परीक्षाएं ले रही थी और उसमें भी ब्लैक लिस्टेड था। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड लोक सेवा आयोग में वह परीक्षाएं लगातार ले रही थी, इस पर सवाल उत्पन्न हो रहा है। अब देखना है कि जिस प्रकार से सीआईडी महज एक जांच पड़ताल की है और उसमें कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और वहां पर जो दस्तावेज अपने साथ ले गई है और 4 लोगों को हिरासत में लिया है। टीडीपीएल के कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, जो परीक्षा आयोजन कर रहे थे, उनसे क्या सवाल उत्पन्न होता है, उनसे पूछताछ में क्या निकल के आती है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी कल सड़क पर उतर करके इसकी मांग सीबीआई से की, वहीं आज कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। चूंकि ये नीट मामले को लेकर के, खैर ये अलग मामला है, चूंकि जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें कि झारखंड लोक सेवा आयोग कई परीक्षाओं को आयोजित कर रही थी और उसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ। 500 अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी इसी माह। अब देख रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग किस प्रकार से परीक्षाएं आयोजन करने के बाद, चलिए बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई हुई है और टीडीपीएल पर भी कार्रवाई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
तो देखिए, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बुधवार को बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था। तो वहीं आज कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि छात्रों के न्याय के लिए पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और एक बार फिर उनकी आवाज बनकर बीजेपी को घेरने का काम करेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं जेएमएम ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। आज हमारा पूरे देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम है और हम आज यहां भी झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज 3 डिमांड है और ये 3 डिमांड लेकर के हम भाजपा दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। पहला डिमांड कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा डिमांड कि जिन बच्चों के ऊपर आपने एफआईआर किया है उस एफआईआर को निरस्त करना होगा। तीसरा डिमांड कि नीट पेपर परीक्षा, चंदा चोरी, तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा हो और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित रहें और इसका जवाब दें। देखिए, झारखंड के छात्र कांग्रेसी कार्यकर्ता का स्वागत करने के लिए तैयार है और चूंकि जेपीएससी पे कांग्रेस का कोई लोग बोलता नहीं है, ना ही उनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, ना ही पूर्व प्रदेश की कोई इकाई बोलती है, ना ही कोई कांग्रेस सरकार का मंत्री बोलता है। इसलिए कांग्रेस के लोग को पहले जेपीएससी पे बात करना चाहिए, झारखंडी युवाओं पे बात करना चाहिए। आखिर जो गड़बड़ जाला चल रहा है, रेट जो लग रहा है नौकरी का, उस पर बात करना चाहिए। कांग्रेस के लोग आए भाजपा कार्यालय। प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसी के आक्रोश में, उसी के विरोध में आज लगातार आप देख रहे हैं हर राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी की कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने रखा है कार्यक्रम। मेरे हिसाब से तो राजनीति हो, टकराव ना हो, हिंसा ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो हालात बन चुके हैं पूरे देश में, टकराव हो रहा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। दिल्ली में छात्रों पर हमले का भी विरोध कांग्रेस जताएगी। कांग्रेस के घेराव को लेकर बीजेपी भी तैयार है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पटना में हुए प्रदर्शन को लेकर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बयान दिया और कहा कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व सुनियोजित तरीके से हंगामा और पत्थरबाजी करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पत्थर पहले से लाए गए थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी। इस क्षेत्र में पत्थर वगैरह का नहीं है इसमें, और जिससे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनियोजित ढंग से पूरा कार्य कराया गया था। ये कैमरे वगैरह से हम लोग दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। जिन लोग भी इसमें रहेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको उचित कार्रवाई की। मोतिहारी के लखौरा थाना इलाके के सरकारी भूमि पर लगे बाजार में बिना सरकारी डाक के ही कर्मचारी और पदाधिकारी की मिलीभगत से वसूली करवाने का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है। लोगों को आरोप है कि अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी मिलकर वसूली करवा रहे हैं और सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं मामले में सफाई देते हुए अंचल अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, हम जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। कि पैसा मंदिर में दे दिया जाए, सीओ साहब जो है उनके प्रोग्राम करके अपना तहसीलवार कैसन पैसा बा बाजार के भले तहसीली है, कौड़ी बोलता है, कौड़ी तहसीलवाते हैं सीओ साहब। अच्छा, हाँ, उसके गिराह करके वो तहसीलवाते हैं, सीओ साहब वसूलवाते हैं अपने स्टाफ को रखकर। कितना दिन से ही समस्या? 5 बजे से। आप लोग क्या चाहते हैं? मंदिर में हमें दे दिया जाए, जो टैक्स होगा मंदिर हम लोग देंगे। आप लोग जानते हैं अभी नव प्रस्तावित हुए अंचल अधिकारी के रूप में मोतिहारी सदर में, वो हमारे क्षेत्र में आता है। इस संबंध में हमको सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही आप लोग को इस संबंध में पूरी जानकारी जांच कराने के उपरांत आप लोग को दी जाएगी और इसमें कहाँ किस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंगेर में नवविवाहिता की कथित अपहरण की कहानी ने ऐसा यू टर्न ले लिया है जिससे पुलिस भी हैरान है। जिस पति ने 2 दिन पहले हथियार के बल पर पत्नी के अपहरण का आरोप लगाया था, अब वही पति अपने बयान से पलट गया है। अब उसका कहना है कि पत्नी का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वह अपने पुराने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से चली गई। उसके मुताबिक उसकी पत्नी खुद बाइक सवार लोगों के साथ जाकर बैठ गई और अपनी मर्जी से चली गई। पुलिस को कुछ फोटो और वीडियो भी मिले हैं जिनमें महिला अपने कथित पुराने प्रेमी आदित्य के साथ शादी करती दिखाई दे रही है। पति ने अपने पुराने आरोप वापस लेते हुए कहा कि अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है और वह कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाक लेगा। वहीं इस मामले में जांच कर रहे साइबर डीएसपी राकेश रंजन ने बताया कि पति ने लिखित आवेदन देकर बताया है कि अपहरण की बात सही नहीं थी। आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अपहरण की बात बिल्कुल निराधार है। हमें कोई केस नहीं करना है। क्यों? लड़की का फोटो है, लड़की भाग के जो फोटो भेजी है वो कुमारी में ही शादी की बस, और कुछ नहीं। बस हमें तलाक, और यहाँ आए तो यहाँ पे आए तो नंबर दिए, तो नंबर पे बात किया तो बोला कि हम उनको तलाक देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तलाक चाहता है, बस इतना सा। उस दिन जो घटना घटी थी वो क्या घटना थी? उतर के चली गई थी टेम्पो। वो अगर जाने का रहता तो, अगर नहीं जाने का रहता तब तो पकड़ा, तब तो हिम्मत नहीं था ले जाने का। तो किडनैप नहीं हुआ था? किडनैप नहीं हुआ था। जनों को बुला करके उनसे जानकारी भी ली गई है, तो तथ्य कुछ अलग ही पाया गया है। इसमें परिजनों द्वारा, उनके हस्बैंड द्वारा साफ इनकार किया गया है कि इस तरह का कोई घटना अपहरण का नहीं हुआ है। वो लड़की जो उनकी नवविवाहिता थी वो खुद ही उतर करके और उनके साथ चली गई है। जो पुलिस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि शायद पुलिस उनकी मदद नहीं की है, तो उसको भी काटते हुए इन्होंने एक बयान दिया है और रिटर्न में भी दिया है कि पुलिस द्वारा इनको काफी हेल्प किया गया था। खबर मसौढ़ी से है, जहां तारेगना रेलवे स्टेशन परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने परिसर में बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और स्टेशन के आसपास बनी फुटपाथी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। हमारा परिसर अतिक्रमण में नहीं था, बोनाफाइड हम लोग इसके टेनेंट होते हैं, किराएदार थे। पिछले 50 साल से यहाँ पे अधिक से बिजनेस चल रहा था और ये 18-19 तारीख को जो है इन्होंने हमसे लेटर रिसीव करवाया और ये बलपूर्वक कार्य कर दिया। सासाराम से बड़ी खबर, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर मारपीट हुई है। प्लेटफॉर्म 6 पर यात्रियों के बीच मारपीट हुई है। मामूली बात पर विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद से मामला शांत हुआ। तो बड़ी खबर सासाराम से, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर मारपीट हुई थी। प्लेटफॉर्म 6 पर यात्रियों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के मेहवा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय 2 अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। एक ओर प्रधानाध्यापिका की मेहनत से स्कूल में नामांकन और बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग की लापरवाही बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। विद्यालय में 516 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन उनके लिए महज 5 कमरे उपलब्ध हैं। छात्राएं जर्जर कमरे में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। भवन की दीवारों में दरारें हैं और गेट का छज्जा टूटकर गिर रहा है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय में शौचालय, 4 दीवारी, नए भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। अब देखना होगा कि विभाग इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेता है। यहाँ पे जो है 1 से 8 तक क्लास चलता है। बच्चे 516 है, लेकिन कमरा 4 ठो है। एक ठो कमरा जो है वो डैमेज है पूर्ण तरह। बच्चे जो है जोखिम में अपना जान डालकर पढ़ते हैं। बाउंड्री इस विद्यालय में आज तक है ही नहीं। मैंने कितने बार विभाग को लिखकर दे दी हूँ, लेकिन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं। खबर मुंगेर से है, जहां हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र स्थित दामनकोल झरने में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक झरने में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने
ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और मामले की जांच में जुट गई है। बस नहाने के लिए गए थे और हम सब लड़का चले गए थे। 2 लड़का, एक ये और एक करण रुका हुआ था वहाँ पे। हम ऊपर चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए। उसके बाद कैसे क्या हुआ पता नहीं, ये चिल्लाया, हम लोग बस दौड़ते हुए आए। हम उसको सिर्फ बाल से ऊपर देखे। सासाराम के नौहट्टा की कैमूर पहाड़ी पर स्थित झरने ने रौद्र रूप ले लिया है। कैमूर पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश के बाद झरने का रौद्र रूप देखने को मिला। झरने से गिरने वाले पानी ने पूरे मंदिर को अपनी जद में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से झरने का बहाव बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पहाड़ पर स्थित झरने का ये रौद्र रूप किस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां तेज बहाव के साथ पानी का बहाव लगातार देखने को मिल रहा है और आसपास जो घरें हैं और आसपास के जो लोग हैं वो भी दहशत में हैं। हालांकि इन सब के बीच लोगों को यहां से जाने के लिए मना भी किया जा रहा है। तो सासाराम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नौहट्टा की कैमूर पहाड़ी पर स्थित झरने ने अब रौद्र रूप ले लिया है। तो बारिश का मौसम है और इस बीच आपको एक महादेव खो की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और ठीक उसके बगल में देखिए ये झरना किस कदर रौद्र रूप ले चुका है। कैमूर पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश के बाद ये स्थिति है। पहले अभी अच्छा खासा बारिश हुआ जिसमें हल्का रौद्र रूप में जो है महादेव खो में झरना आया हुआ है और इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा झरना अपने रूप में चल रही है और मतलब अच्छा खासा झरना चल रहा है और बारिश थोड़ा इस साल कम हुआ था इसलिए झरना अपने रूप में नहीं था, लेकिन अब बारिश होने लगा है। अजीत झरने का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, मंदिर भी है बगल में। अभी किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? जी, चूंकि जब जब कैमूर पहाड़ी के ऊपर मूसलाधार बारिश होती है तो इस तरह के रौद्र रूप देखने को मिलता है और ये एक सामान्य स्थिति है, क्योंकि कभी कभी पानी का फ्लो कुछ ज्यादा हो जाता है और आम दिनों में यहाँ कुछ ज्यादा लोग रहते नहीं, जो कुछ साधु संत हैं जो पूजा आराधना करते हैं वही लोग रहते हैं, तो वो लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो बारिश जब कैमूर पहाड़ी पर कुछ रुकी है तो फ्लो अब कुछ कम रहा है धीरे धीरे। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज बहाव के साथ पानी आया, इसमें मंदिर परिसर को भी पूरा जद में ले लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे मंदिर के गुंबद से लेकर और चबूतरा से लेकर चारों तरफ पानी फैल गई है और ये जो रौद्र रूप है आप देख सकते हैं, ये झरने का विहंगम दृश्य निकल कर आ रहा है सामने। और आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि आम दिनों में तो झरने का रफ्तार कम रहता है, लेकिन जब तेज बारिश होती है तो इस तरह का रूप देखने को मिलता है, रौद्र रूप देखने को मिलता है। कभी कभी इससे भी अधिक पानी सामने आ जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो लोग किसी तरह जब बारिश आती है तो उन लोगों को पहले आभास हो जाती है कि झरना का रफ्तार काफी तेज होगा, इसलिए वो लोग संभल जाते हैं। तो इस प्रकार अभी जो है फिलहाल यहाँ नियंत्रण में है स्थिति है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पटना में गंगा नदी उफान पर है, जिससे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग और पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच प्रशासन ने गंगा नदी में निजी नाव के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद लोग निजी नाव पर सवार होकर गंगा पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी नाव पर सवार होकर पटना पढ़ने आ रहे हैं। मौके का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। गंगा उफान पे है और इस उफान के बावजूद अवैध जो नाव का परिचालन जो है वो हो रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन अवैध नाव के परिचालन पे रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि एक नाव पे कितनी सारी लोग जो है वो सवारी कर रहे हैं। सब्जी से लेकर के मोटरसाइकिल, आम लोग साइकिल लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं और पूरे तौर पे उफान पे है गंगा नदी, फिर भी नाव का प्रचालन जो है वो किया जा रहा है। ये बताइए, नाव चलाने का अनुमति है आपको? अभी नाव का चलेगा, पुल हम लोग के मिलता तो नाव चलने के। पुल तो बनाया है ना सरकार ने, जेपी से तो उतार नहीं ना दे रहा है हम लोग के दिया रखे। तो ऐसे जान जोखिम में डाल के आप लोग सवारी करते रहेंगे? तो रोक लगाया फिर भी रोक लगाया तो कैसे जाएंगे? आएंगे नहीं, आएंगे जाएंगे तो खाएंगे। थोड़ा दूरी पड़ेगा, जान तो बचेगी ना। जेपी सेतु तो बना हुआ है। जेपी सेतु बना है उधर भी नदी है, इधर चारों बगल के बीच में हम लोग हैं। तमाम लोग जो हैं सब्जी के बड़े बड़े टोकरी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, साइकिल लेकर के, बच्चे हो सभी को लेकर के नाव से सवारी करने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए पटना पढ़ने आ रहे हैं। वो पढ़ाई करने आए हो? हाँ। रोज आते हो?
हाँ। क्या नाम है? नीरज। किसके साथ आते हो? दीदी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार ने एक व्यवस्था दे रखी है, जेपी सेतु जैसा ब्रिज दे रखा है, पुल दे रखा है, फिर भी जान जोखिम में डाल करके नाव से जो है उफानती हुई गंगा को लांघ करके ये लोग आते हैं, जबकि सरकार ने रोक लगा रखी है। देखा जाए तो अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेवार ये तमाम लापरवाह लोग ही होंगे, जिन्हें अपनी न तो जान की परवाह है और न ही अपने बच्चों की। कैमरा पर्सन सुबोध जी के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में मौसम की बेरुखी बरकरार है, जिसका सीधा असर मानसून पर देखा जा रहा है। बिहार में अनुमानित बारिशों से अब तक लगभग 37% कम बारिश हुई। वहीं अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत बिहार के अत्यधिक जिले में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि कुछ जिले में बारिश हो सकती है। बिहार में मौसम की बेरुखी जो है वो बरकरार है। बात अगर आज की करें तो आज पटना समेत जो है बिहार में 21 जिलों में बादल छाए रहेंगे और 9 जिले जो हैं वहां बारिश होने की संभावना है। बाकी के 8 जिलों में मौसम समान रहेगा। धूप निकलने से उमस भरी गर्मी से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। बताते ये चले कि पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, जहानाबाद में तेज बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर जो है बादल जो है वो छाए हुए हैं। वहीं बात अगर हम आरा की करें तो आरा में और देखिए, इस बीच बड़ी खबर पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आया है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है और लिखा है कि युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। पीएम ने पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया है। जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। छात्र हितों को सुरक्षित करने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट को किस तरीके से देखा जाए? आश्वासन जरूर उन्होंने दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो फास्ट ट्रैक का गठन भी होगा, कोर्ट कार्रवाई भी करेगी। देखिए, बिल्कुल इस मामले को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर इस बात को लेकर पोस्ट किया है। तो इसका मतलब ये कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, उसमें ही सुनवाई होगी। कोई भी अगर पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला आता है, क्योंकि इस बार देखिए नीट का दोबारा जब पेपर हुआ उसमें बहुत सारे लीक प्रूफ स्टेप उठाए गए थे और जल्द से जल्द उसके रिजल्ट भी सामने आए और कहीं से शिकायतें नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से ले रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ट्वीट करना ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार इस मामले को पूरी गंभीर है। जी बिल्कुल। और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, इसके गठन की बात करें तो ये क्या, तो चलिए संपर्क हमारा रवि से कट गया है। लेकिन पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।